तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और यह 40 नंबर के समापन सीरीज का एक अगला वीडियो है। तो आप लोग अभी तक इससे पीछे के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी पहले का वीडियो दे दिया जाएगा। और अगर इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो बेरोजगारी का अर्थ आप लोग जानिए कि काम करने की इच्छा लेकिन रोजगार नहीं। यानी यह बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि रोजगार है आपके पास और काम करने का इच्छा ही नहीं है तो उसको बेरोजगारी नहीं कहा जाएगा। आपको काम करने का इच्छा है लेकिन आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तब क्या उसको कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। और यही बेरोजगारी का वास्तविक अर्थ होता है। समझ गए? किसी को दिक्कत नहीं है बेरोजगारी का? फिर आगे है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है संसाधनों पर दबाव और संसाधनों की कमी भी। क्या? संसाधनों की कमी। समझ गए? फिर आगे प्रश्न है कि नगद फसल का उदाहरण यानी नकदी फसल का उदाहरण क्या है। तो नकदी फसल का उदाहरण कपास हो गया, गन्ना हो गया। यानी यह सभी जो ऑप्शन है इसका आंसर जो हो जाएगा आप ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि कपास किस फसल का उदाहरण है और ऑप्शन दिया जाएगा नगदी फसल, तो नकदी फसल मार दीजिएगा। ठीक है। फिर आगे है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। तो कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करता है। कौन करता है? सरकार तय करता है। ठीक है। फिर आगे है कि किसान ऋण कहाँ से लेते हैं। तो किसान जो है से ऋण बैंक या सहकारी समितियां, पहले जो है से किसान साहूकार से खेत या ऋण वगैरह लेते थे और आज के टाइम में बैंक से किसान ऋण आसानी से ले लेते हैं और मिल भी जाता है। ठीक है। फिर आगे है कि विकास का आधार क्या है। तो विकास का आधार होता है जीवन स्तरों में सुधार। क्या होता है? विकास का आधार जीवन स्तरों में सुधार होता है। ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न है कि बैंक का कार्य क्या है। तो बैंक का कार्य है जमा को स्वीकारना यानी जमा पैसा लेना और ऋण देना। यह किसका काम है? तो बैंक का कार्य है। अगर आपसे सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो पहला लिख दीजिएगा जमा स्वीकारना और दूसरा लिख दीजिएगा ऋण देना। यह सभी किसके कार्य है? बैंक के कार्य है। ठीक है। फिर है कि मुद्रा किससे छपती है। तो मुद्रा जो है सुरक्षा कागज से छपती है। समझ गए? सुरक्षा कागज से मुद्रा छपती है। फिर आगे है कि असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। तो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है छोटे दुकानदार। कौन? छोटे दुकानदार। ऑप्शन से आप मार सकते हैं। फिर है कि संगठित क्षेत्र की विशेषता है। तो तय वेतन व नियम, यह संगठित क्षेत्र का विशेषता है। समझ गए? फिर अगला प्रश्न है कि तीनों कृषि ऋतुएं कौन सी है। तो कि तीनों जो कृषि ऋतुएं हैं से खरीफ, रबी और जायद। ठीक है। यह खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इसको जेठी फसल भी बोला जाता है। ठीक है। फिर आगे है कि औद्योगिक नगर का उदाहरण है। तो औद्योगिक नगर का उदाहरण एक जमशेदपुर भी है और भी ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। पूछा जाए कि जमशेदपुर किस नगर का उदाहरण है तो औद्योगिक नगर का उदाहरण है। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर दीजिएगा। फिर आगे है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के किस स्तंभ से? सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। फिर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। कौन है? बाघ है। ठीक है। आपको यह क्लास समझ में आ रहा है ना? सारा का सारा क्लास आप लोग देख लीजिएगा, आपका 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आगे है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है से उपनिषद से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। संस्कृत में भी इसको पढ़ना है। आगे फिर है कि जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो जनगणना आपका जो है से हर 10 वर्षों में होती है। जनगणना कितने वर्षों में होती है? हर 10 वर्षों में आपका जनगणना होती है। ठीक है। फिर है कि जीएसटी किसका उदाहरण है। तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्या?
अप्रत्यक्ष टैक्स का उदाहरण है जीएसटी। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि सूती उद्योग का प्रथम केंद्र कहाँ था? तो सूती उद्योग का प्रथम केंद्र मुंबई में था। कहाँ था? मुंबई में था। ठीक है, फिर है आगे कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का कार्य न्याय देना होता है। क्या होता है? न्याय देना न्यायपालिका का कार्य होता है। फिर आगे है कि भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग दिल्ली कोलकाता मार्ग है। दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, फिर आगे है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो गांधी जी नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, याद रखिएगा। फिर है कि बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। कौन किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर आगे प्रश्न है कि जालियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? तो जालियांवाला बाग घटना अमृतसर जो कि पंजाब में है वहाँ हुआ था। कहाँ? पंजाब में। और कौन करवाया था? तो जनरल डायर करवाया था, याद रखिएगा। फिर आगे है कि करो या मरो नारा किसने दिया? तो करो या मरो नारा महात्मा गांधी दिए थे। और किसमें दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का यह प्रमुख नारा था और भारत छोड़ो आंदोलन में ही इस नारा को दिए थे। फिर आगे है कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह नील के फसल से जुड़ा था। नील के फसल अंग्रेज लोग बोले थे कि 3 कठिया प्रणाली एक ठो लागू हुआ था, जिसमें 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था। फिर आगे है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इसमें जो है से भारतीय लोग स्वदेशी वस्तुओं को लेना स्टार्ट कर दिए थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्टार्ट किए थे। फिर है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। और कब गए थे पूछे तो 1893 में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था। और फिर अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ, 1945 तक चला था। कब तक? 1939 से 1945 तक। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।